हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है 18th सेंचुरी लिटरेचर, 18वीं शताब्दी का साहित्य, उससे संबंधित ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है यूनिट नंबर 2 का, जिसमें मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा आपको। साथ के साथ ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? ये वाली पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर कहाँ पर मिलेगी तो मैं वो आपको बताऊँगा। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाओ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो टेलीग्राम पर, इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। जैसे इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंचोगे, आपको ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजेसी लिखा हो, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, यहाँ पर कोने में आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या? इंग्लिश लिटरेचर। क्या सर्च करोगे? इंग्लिश लिटरेचर सर्च करोगे आपके सामने, तो इस प्रकार की आपके सामने एक पीडीएफ दिखाई देगी, इंग्लिश लिटरेचर बीए सेकंड सेमेस्टर गेस्ट पेपर। आपको पीडीएफ को ऐसा करना है और पूरी पीडीएफ डली हुई जाकर पढ़ लेना। साथ के साथ अन्य जो यूनिट फर्स्ट है वो पहले करा चुका हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, उसका भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, जाकर पढ़ लेना। उन सब आपके सामने जो यूनिट है उनका कंप्लीट मास्टर क्लास भी देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट और आपके सामने जो शॉप वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द इलेगी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय द थॉमस ग्रे। तो आपको जो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताना है। जो इलेगी, जो आपके सामने इलेगी का क्या अर्थ होता है? जो विलाप, जो दुख भरी अगर कोई पोयम लिखी जाती है उसको इलेगी बोला जाता है। उसको लिखा गया है कौन सी जो किस नाम से है? कंट्री चर्चयार्ड के नाम से है। और किसने लिखा है? थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया आपके सामने। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। दिस लाइन्स अपीयर्स टुवार्ड द एंड ऑफ सेकेंड स्टेंजा ऑफ द थॉमस ग्रे इलेगी। तो ये जो आपके सामने जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ कहाँ से आपको देखने को मिलती है? जो सेकंड स्टेंजा। स्टेंजा क्या होता है? वैसे तो आपको पता है भाई, आप इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी हो, और अगर आपको स्टेंजा नहीं पता तो फिर आप छोड़ देनी चाहिए, आपको इंग्लिश लिटरेचर कोई काम किया है नहीं। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा जो आपके सामने पोएम का पहला पैरा आता है, फिर दूसरा पैरा आता है, उसको सेकंड स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। थॉमस ग्रे की जो इलेगी है उसमें यह चीज़ कही गई है। ग्रे मेडिटेटिंग अपॉन द सिंपल एंड मार्क ग्रेव ऑफ द पुअर पीपल्स। तो जो थॉमस ग्रे वो क्या करते हैं? वो मेडिटेटिंग करते हैं अपॉन द सिंपल, मतलब वहाँ पर रिमार्क करते हैं, मतलब बताने का प्रयास करते हैं, रिमार्क करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं। मेडिटेटिंग का अर्थ क्या होता है? आपके सामने मेडिटेशन ना सब सुना होगा ना, विचार करना, ध्यान लगाना, तो उसी पे है। ये मनन करते हैं, विचार करते हैं। आपके थॉमस ग्रे क्या करते हैं? अपॉन द सिंपल अनमार्क ग्रेव्स ऑफ द पुअर पीपल। गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी जो आपके सामने जो ग्रेव होती हैं, जो शव को गाड़ा जाता है, आपके पता है जो इस्लाम धर्म का नाम, ये जो ईसाई धर्म है, यहाँ पर क्या किया जाता है? लोगों को ताबूतों में पैक करके गाड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो आपके सामने जो ग्रेव है, उनकी जो शव जहाँ पर गाड़े जाते हैं, उनको क्या, उन पे कोई मार्क नहीं लगा हुआ है, उन पे कोई चिन्हित नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो गरीब आपके सामने गांव के लोग हैं। इन द चर्चयार्ड, कहाँ पर? आपके सामने जो शमशान घाट है वहाँ पर। कॉन्ट्रास्टिंग देयर द अनोमनस फेथ विद द एम्बिशियस लाइफ ऑफ द ग्रेट एंड पावरफुल। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रास्ट, मतलब विरोधाभास देखने को मिल रहा है अमीर लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में। अमीर लोगों की जो आपके सामने जो शव है, जो उसकी ग्रेव है, जो आपके सामने जहाँ पर उनके उनकी जो कब्र है, उनके ऊपर रिमार्क्स लिखे हुए हैं, उनके ऊपर विचार लिखे हुए हैं, उनके ऊपर नाम लिखा हुआ, उनके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है। लेकिन गरीब लोगों के ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है नहीं है। यही दोनों के बीच में एक खास अंतर देखने को मिल रहा है। साथ के साथ फेथ एंड एम्बिशंस, मतलब यही जो अंतर देखने को मिलता है। जो फेथ मतलब विश्वास और एम्बिशन उन लोगों की होता है। ही सजेस्ट दैट डिस्पाइट देयर हम्बल स्टेटस देयर एंड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द किंग एंड द कॉन्कर्स। मतलब क्या लिखा गया है कि मृत्यु जीवन का एकमात्र सत्य है, जहां पर व्यक्ति में, चाहे आप दुनिया के सबसे महान राजा हो, या दुनिया के सबसे महान, या दुनिया के सबसे गरीब आदमी, या ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई उतनी सामाजिक महत्व नहीं है, उस व्यक्ति के लिए जो मृत्यु होती है उसमें कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलता है। मतलब सीधी सीधी 100 बात की एक बात बताऊं, यहाँ पर आपके सामने जो थॉमस ग्रे है वो क्या है? किसी एक शमशान घाट में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? एक कब्र को
देख रहे हैं और कब्र को देखते हुए उसे दो कब्र दिखाई देती हैं। एक अमीर आदमी की कब्र होती है, दूसरी गरीब आदमी की कब्र होती है। दोनों पे कुछ अंतर दिखाई देता है कि रिमार्क्स का अंतर है, लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर गहन विचार करते हैं, गहन मनन करते हैं, तो वो अंत में इस चीज़ पर पहुंचते हैं कि आप जीवन में कितनी मेहनत कर लो, कितना पैसा, धन, दौलत, शोहरत जो कमाना आपको जीवन में कमा लो, लेकिन जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो चाहे आप अमीर व्यक्ति हो, दुनिया के सबसे महान राजा हो, या सबसे गरीब व्यक्ति हो, चाहे आपका सामाजिक महत्व उतना नहीं हो, मृत्यु सभी व्यक्तियों के लिए कैसे आती है? एक समान आती है। और जीवन का क्या, यही अंतिम सत्य है। मृत्यु एक इंसान को बराबर पर ले जाकर छोड़ती है। एक आपके सामने जो शमशान घाट होता है, जो कब्र गाह होता है, वहाँ पर आप देखोगे चाहे राजा की अगर कब्र हो, चाहे आपके सामने एक गरीब व्यक्ति कब्र हो सकता है उस कब्र को सजावट अच्छी मिल सकती है, लेकिन दोनों को तो उसी जमीन में दफन होना पड़ता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व की बात करें, यूनिवर्सल मोरालिटी, समझ में आ गया। द लाइन इज ए पावरफुल मेमेंटो मोरियो, तो एक शब्द का यूज किया जाता है मेमेंटो मोरियो, मतलब रिमाइंडर ऑफ डेथ। जैसे कोई इंसान डेथ के बारे में विचार करता है, मृत्यु के बारे में विचार करता है, इट सिग्निफाइज द अल्टीमेट फ्यूटिलिटी ऑफ द वर्ल्ड एमिशन। उसके जो आपके सामने जैसे ही कोई इंसान अपने जीवन में मृत्यु के बारे में विचार कर रहा है, आप सोचो आपको जीवन में बहुत दुखी हो कि हे भगवान, मेरे पास कोई चीज़ की हर चीज़ की समस्याएं हैं, मैं नौकरी नहीं लग रहा हूँ, मैं ऐसे समझ लो कि मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, पैसा कमाना है, धन कमाना है, दौलत कमानी है, इंसान सब कमाने के बारे में सोचता है। और जीवन में जब उसके सामने विचार आ जाए कि यार हमारे पास में एक गाँव में एक व्यक्ति था, बहुत अमीर था और ख़त्म हो गया कल छोटी सी उम्र में, तब आपको क्या विचार आता है कि जीवन निरर्थक है। आप बैठ के विचार करते हो ना, जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सोचते हो तो आप भी बैठ के विचार करते हो कि यार जीवन तो बहुत छोटा सा है, कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। यही विचार आता है जब आप किसी भी इंसान की मृत्यु के बारे में विचार करता है, कल तो वो हमारे पास था, कल तो वो हमारे साथ हंसता खेलता था और कल उसकी मृत्यु हो गई, वो इस जीवन से चला गया। तो यही है, आपके जो जीवन है, आपने जो इस पूरी दुनिया में आपके कितने भी बड़े महत्वाकांक्षा हो, आपके जीवन में कितने भी बड़े विचार हों, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, जैसे ही मृत्यु का विचार आता है, इंसान के सारे एम्बिशंस हैं वो धरे रह जाते हैं, वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। इट स्टेट दैट ऑल ह्यूमन्स आर इंडेवर्स, और यहाँ पर क्या बताया गया कि इंडेवर्स का क्या था, नश्वर होना। सारे के सारे मनुष्य ही क्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो नश्वर है, मतलब एक ना एक दिन वो नष्ट अवश्य ही हो जाएंगे। वेदर द परस्यूट ऑफ मिलिट्री ग्रोथ, वेल्थ एंड द पॉलिटिकल पावर, चाहे आप जीवन में मिलिट्री ग्लोरी क्या होता है, मिलिट्री ग्लोरी को यहाँ पर तो एक सैन्य पद्धति के रूप में देखा जाता है, सैन्य शौर्य के रूप में, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आप जीवन में चाहे किसी भी पद पे पहुँच जाओ, समझ में आ गया, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सैन्य रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे धन दौलत के रूप में, कितने शक्तिशाली, कितने ही ऊंचे पदों पर पहुंच जाओ, आर द अल्टीमेटली कैंसिल्ड बाय डेथ। जीवन में जिस दिन आपको मृत्यु प्राप्त होती है, सब का सब यहीं धरा रह जाता है। आपका जीवन है, आप जिस जीवन की जो सामान्य अवस्था में आपने जीवन में जन्म लिया था, सामान्य व्यक्ति बनकर, उसी तरीके से आपको इस दुनिया से जाना होता है, और यही जीवन का एकमात्र आपके सामने सत्य है। अगला क्या है, इगलेटरिज्म के बारे में अपन, तो इलेगरेटरिज्म के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इलेगरेटरिज्म क्या होता है आपके सामने, इलेगरेटरिज्म होता है आपके सामने सामंतवाद। सामंतवाद कौन से होते हैं, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा धन दौलत होती है, उनको इगलेटरिज्म के नाम से जाना जाता है। इट असर्ट्स ए प्रोफाउंड डेमोक्रेटिक और इगलेटरिज्म प्रिंसिपल, इसमें क्या आपको जोर दिया गया है कि लोकतांत्रिक, आपके सामने जो इगलेटरिज्म के जो सिद्धांत हैं, सामंतवाद के सिद्धांत हैं। डेथ इज ए ग्रेट लेवलर, मतलब मृत्यु है वो क्या, एक सबसे बड़ी लेवलर। लेवलर का क्या अर्थ होता है, बराबरी करने वाली। मतलब एक चीज़ आप जीवन में देखना, प्रकृति, इस दुनिया में प्रकृति एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देती है। पानी है, आप एक गांव में रहते हो, चाहे आप उच्च कुल में, पैसे वाले, धनवान कुछ भी हो सकते हो, आपके घर पे जो पानी प्रकृति के द्वारा आता है, वर्षा होती है, सभी के लिए बराबर होती है। भूकंप आएगा, सभी के घरों पर बराबर आएगा। वर्षा होती है, सभी के घरों पर बराबर होती है। तो प्रकृति का सदैव नियम यही रहा है कि उसने सभी को क्या है, बराबरी की हिस्सेदारी दी है। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। डेथ इज़ ए ग्रेट लेवलर, जीवन में मृत्यु जीवन का सबसे बड़ी, सभी लोगों को सम्मान करने वाली वस्तुओं में से है।
द कॉमन विलेजर हु वर डिनाइड द चांस टू अचीव फेम, मतलब एक सामान्य ग्रामीण व्यक्ति जिसने किस चीज़ को डिनाई कर दिया कि अचीव फेम, मतलब उसने आपके सामने उसने मना कर दिया कि मुझे कोई भी शोहरत की धन दौलत की नहीं चाहिए। शेयर द सेम अनइविटेबल डेस्टिनेशन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर ऑफ द हिस्ट्री, मतलब दुनिया में आप चाहें कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हो, दुनिया के आप चाहें सबसे सामान्य व्यक्ति हो, सबसे ताकतवर पद वाले व्यक्ति हो, चाहे आपके पास दुनिया की सारी धन दौलत शोहरत सब कुछ हो, और चाहे गांव के एक सामान्य व्यक्ति हो जिसकी इतनी सामाजिक ज़्यादा महत्व नहीं है, उस व्यक्ति की भी मृत्यु होती है। चाहे उस सबसे ज़्यादा फेम वाले, सबसे ज़्यादा जो आपके सामने फेमस व्यक्ति की मृत्यु हो, दोनों को किस प्रकार से होती है, समान रूप से मृत्यु आती है, समान रूप से मृत्यु देखने को मिलती है। और ये कैसी होती है, सेम इविटेबल ऑफ द डेस्टिनी, मतलब अनइविटेबल है, मतलब ऐसी वस्तु है जिसको आप कभी भी टाल नहीं सकते हो। अगला क्या है, ट्रांजिशनल टोन। ट्रांजिशनल टोन क्या, बदलाव वाली जो इसमें जो टोन देखने को मिल रही है, जो आपके सामने जो टोन है, सुर है, या मान लो जो इसमें जो बदलाव देखने को मिल रहा है पोएम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। द melancholy रिफ्लेक्शन ऑन द डेप्थ एंड द ह्यूमन लिमिट रिमार्क हैज ए की टेक्स्ट इन द ग्रेवयार्ड पोइट्री। मिलन की जो आपके सामने जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, मिलन की रिफ्लेक्शन क्या अर्थ होता है इसका अर्थ होता है आपके सामने कि दुखात्मक जो भावना देखने को मिलती है ऑन द डेथ, मृत्यु के ऊपर, एंड ह्यूमन लिमिट मार्क ऑन ए द पोएम, और साथ के साथ जो इंसानी जो ताकत होती है, जो इंसानी शक्तियाँ होती है, उसकी एक सीमा है। जैसे आप चाहे कितने पैसे वाले हो जाओ, एक दिन आपको मृत्यु के प्राप्त हो जाना है, समझ में आ गया। तो ये जो इंसान की जो शक्तियाँ होती हैं, उस पर जो लिमिट है, उसके ऊपर जो आपके सामने जो बंधन किया गया है। पोएम हैज ए टेक्स्ट इन द ग्रेवयार्ड पोएट्री, उसको किस रूप में दिखाया गया है, ग्रेवयार्ड पोएट्री के रूप में दिखाया गया है। ग्रेवयार्ड की जो आपके सामने जो कविता उसके बारे में दिखाया गया है। एंड द प्री रोमांटिक मोमेंट, और ये किस चीज़ के बारे में दिखाया गया, प्री रोमांटिक मोमेंट, मतलब आपके सामने जो रोमांटिक मोमेंट था, रोमांटिक जो आंदोलन था उससे पहले का, और emphasizing the introspection and the universal human faith over the न्यू क्लासिकल सोसाइटी कंसर्न्स, मतलब पहले का जो न्यू रोमांटिक जो मोमेंट है जो देखने को मिला है, उससे पहले का जो समाज है और उसके बाद का जो समाज है, उसके ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर रिमार्क किया गया है। समझ में आ गया आपके सामने। तो यूनिट फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करा दिया है। अब अपन देखेंगे दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ विलियम ब्लैक पोएम द टाइगर। तो जो डिस्कस करना है सेंट्रल थीम के ऊपर, विलियम ब्लैक की जो पोएम है द टाइगर के ऊपर। द सेंट्रल थीम ऑफ द विलियम ब्लैक द टाइगर फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपके सामने जो सेंट्रल थीम है विलियम ब्लैक की द टाइगर कहाँ से लिया गया है, द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है। इज द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, ये क्या आपके सामने मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन है, मतलब जो आपके सामने साहित्य की रचना की गई है उसकी एक मिस्ट्री है। समझ में आ गया आपके सामने क्या है, मिस्ट्री है, रहस्य के रूप में काम करती है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ एविल्स, और साथ के साथ किस चीज़ के बारे में बात करती है, प्रॉब्लम ऑफ एविल्स, जो आपके सामने जो दुश्मन है या फिर जो गलत, एविल मतलब क्या होता है, दुष्ट लोग होते हैं, उसकी समस्या के ऊपर बात की गई है इन द यूनिवर्स, पूरी दुनिया के ऊपर। ऑफ्टन फ्रेम्ड हैज ए प्रोफाउंड रिलीजन एंड द फिलोसफिकल जो कॉन्ट्राडिक्शन, और किस चीज़ पे बात करती है, इस पूरी दुनिया में जो धर्म देखने को मिलते हैं, जो रिलीजियस धर्म देखने को मिलते हैं, और फिलोसफिकल और कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब लोग क्या करते हैं इस पूरी दुनिया में जो धर्म है ना, उनके ऊपर, और जो फिलोसफिकल जो वास्तविकता है या फिर जो आपके सामने जो फिलोसफिकल जो बातें होती हैं उसके ऊपर जो आपको विरोधाभास देखने को मिलता है। जैसे धर्म में अक्सर किस चीज़ की बात की जाती है, धर्म में एक फिक्स नियम कायदों को मानने की बात की जाती है, लेकिन जो फिलोसफिकल लोग होते हैं, समझ में आ गया, वो किस चीज़ की बात करते हैं, वो आपके सामने उनका कहना ही होता है कि जीवन में स्वतंत्रता को स्वीकार कीजिए, है ना। तो दोनों के बीच में जो विरोधाभास देखने को मिलता है, दोनों की बातें एक जैसी हैं, पद्धति एक जैसी है, कार्य एक जैसा है, लेकिन दोनों में विरोधाभास देखने को मिलता है। फिलोसफिकल लोगों की भी यही विचारधारा होती है कि समाज को किस तरीके से उत्कृष्टता की तरफ लेकर जाया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो रिलीजियस धर्म है उसकी भी यही आपके सामने विचारधारा होती है। सेंट्रल थीम की बात करें, द क्रिएटर्स आइडेंटिटी एंड ड्यूलिज्म। द पोएम इज ड्रिवन बाय द सीरीज ऑफ रेटोरिक क्वेश्चंस। तो आपके सामने जो पोएम है ये किसके बारे में बात करती है, सीरीज ऑफ जो
रेटोरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर बात करने का प्रयास करते हैं, मतलब शब्दों का डबल, मतलब एक के बाद एक क्वेश्चन की सीरीज चलती जा रही है, एक क्वेश्चन पेश किया दूसरा क्वेश्चन, मतलब लगातार क्वेश्चंस वो इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। एड्रेस टू द क्रिएटर ऑफ द टेरिफाइंग ब्यूटीफुल टाइगर, और किसके ऊपर बात की गई है, एक एड्रेस करते हैं, एक जो क्रिएटर होता है वो एक जो सुंदर जो एक टाइगर है, बाघ है, उसके ऊपर खुद को क्रिएटर को बताते हुए। द स्पीकर्स मार्वल्स एट द बीस्ट सिमेट्रिकल टेरर, तो बाघ को जो आपके सामने शेर होता है उसको किस रूप में दिखाया गया है, शेर को यहाँ पर किस रूप में दिखाया गया है, एक सिमेट्रिकल टेरर के रूप में, मतलब एक आपके सामने टेरर मतलब ध्वंस के रूप में, आपके एक जो आतंक के रूप में, मतलब जिसको देखकर आपको डर लगे, इस प्रकार की चीज के बारे में आपको बताया गया है। इट इज अ डिस्ट्रक्टिव पावर एंड द सिबलाइन एनर्जी, किस रूप में दिखाएगा भाई, एक आप एक सोचो, आपके सामने मैं शेर की बात करूं, पहला सब शेर बोलते हैं, आपके मन में क्या आएगा, आपके अंदर थोड़ा डर व भय देखने को मिलेगा कि भाई शेर क्या कर जाता है, इंसान को मतलब मृत्यु के घाट भी उतार सकता है। तो शेर शब्द का अगर कोई भी शब्द में प्रयोग किया जाएगा तो वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, कोई भी कहानी में, कोई पोयम में, एक आतंक को दिखाने के लिए, एक दंश को, डर को, भय को पैदा करने के लिए इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया जाता है, और यही शब्द इस पोयम में भी, इस स्टोरी में भी प्रयोग किया गया है। ऑ एंड फियर, दोनों का अर्थ क्या होता है, डर होता है। द स्पीकर क्वेश्चन द डिवाइन ब्लैक स्मिथ, तो यहाँ पे जो डिवाइन ब्लैक स्मिथ से जो आपके सामने स्पीकर है वो क्वेश्चन करते हैं, द इमोर्टल हैंड और आई, उसके पास क्या है, इमोर्टल हार्ट, मतलब ऐसा इमोर्टल मतलब नश्वर, जो नश्वर ऐसी चीज़ें जो नष्ट हो जाए, इमोर्टल मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो, जो उसके पास हाथ और आंखें हैं जो कभी नहीं खत्म होने वाली हैं। दैट डर to forget such as the fearful creation in what the descent deep and the skies, तो जिस किस चीज़ पे बात करता है, डर्ट करता है फोई और फ्यूचर के ऊपर। द डिवाइन पैराडॉक्स, द अल्टीमेट क्वेश्चन लाइज इन द ड्यूलिज्म ऑफ द डिवाइन, मतलब यहाँ पर देखो ये जो स्टोरी है ये किसके ऊपर बात करती है, बात करती है कि जो ईश्वर है उसके द्वारा आपके सामने जो प्रकृति है, प्रकृति के अलग अलग स्वरूप होते हैं। प्रकृति ने यहाँ पर क्या क्या, एक लैम्ब क्या होता है आपके सामने, मेमना, बकरी का, भेड़ का जो बच्चा होता है मेमना होता है, और टाइगर, उसने दोनों का निर्माण किया इस सृष्टि में, मेमने का भी किया और टाइगर ने भी किया, इस ईश्वर है उसने। टाइगर का शब्द सुनते ही आपके अंदर एक डिस्ट्रक्टिव पावर समझ में आती है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मतलब प्राणी जिसको आपको डर, भय, ताकत है ना, इस सब चीज़ आपको देखने को मिले। मेमने का शब्द सुनते आपके मन में क्या है कि ऐसा है कि बेचारा मासूम सा है ना, थोड़ा मतलब इतना ताकतवर नहीं है, किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं। आप उससे डरते नहीं हो, मासूमियत की भावना से आपको उसको देखते हो। तो यही आपके सामने जो डिवाइन पैराडॉक्स की बात की गई है, जो सृष्टि है उसको उसको बनाने वाले जो भगवान है, ईश्वर है, निर्माता है, जिसने भी सृष्टि को बनाया है, उसके देखिए, उसके जो आपके सामने जो दो क्रिएशन को बनाया, दोनों में कितना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ये स्टोरी जो एक पोयम है, स्टोरी है, वो इस चीज़ के ऊपर बात करती है, किस चीज़ पे, आपके सामने जो ड्यूलिज्म, जो विरोधाभास देखने को मिलता है आपके सामने दो चीज़ों के बीच में, उसके ऊपर क्वेश्चन करने का बात करती है। कुड द सेम क्रिएटर हु मेड द जेंटल लैम्ब, मतलब वही जो ईश्वर है, क्या उसी ने उस जेंटल लैम्ब, मतलब एक जो मासूम सा आपके सामने मेमना होता है, उसका निर्माण किया है। रिप्रेजेंटिंग द इनोसेंस एंड गुड, आप मेमने का शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, एक साधारण सा आम, मतलब एकदम मासूम सा, कैसा गुड, अच्छा सा एक मेमना होगा। फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, मतलब इसको किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया, मेमने को एक इनोसेंट के रूप में, एक नासमझ या समझ ऐसा समझ कमजोर व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। आल्सो क्रिएट द फियरफुल टाइगर, साथ के साथ उसी निर्माता ने उस टाइगर को निर्माण किया है, रिप्रेजेंटिंग द वॉयलेंट एक्सपीरियंस, जो किस प्रकार, जिसका नाम सुनते अपने मन में क्या है, डर, भय व्याप्त हो जाता है। द लाइन डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक देयर, तो इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्या उसी ने लैम्ब ने, जो मेमना है उसका निर्माण किया है। अनएक्सक्लूडेड दिस एग्जिस्टेंस एंड थियोलॉजिकल पैराडॉक्स, और यही चीज़ें आपके सामने जो विरोधाभासी विचार हैं उनके बारे में बात करने पर काम करती हैं। सबलाइन पावर, द पोएम एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइन, तो यहाँ पर जो सबलाइन है ये किसकी बात करती है, जो विस्मय,
उदात्त शक्ति की बात की जाती है, मतलब इसमें आप आश्चर्य होती है आपको सोचने के लिए, इसके ऊपर बात करती है। द फीलिंग ऑफ ओवरवेविंग वेव मिक्स एंड टेरर। तो यहाँ पर आपको ये जो द टाइगर नामक जो आप पोएम इसको पढ़ते हो या स्टोरी को पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है यहाँ पर आपको किसके बारे में मिक्स फीलिंग है। आप अपने विचारों में उलझते भी हो कि मेमने को बनाने वाला भी वही है, टाइगर को बनाने वाला भी वही है, इस प्रकार के विचारों में उलझते हो, साथ के साथ आपको थोड़ा भय है वो भी समझ में आता है। सजेस्टिंग दैट द पावर रिक्वायर्ड टू क्रिएट समथिंग सो टेरिबल मस्ट इटसेल्फ बी लिमिटलेस एंड पॉसिबली टेरिफाइंग। मतलब जिस व्यक्ति ने आपके सामने जो सबसे आवश्यक शक्ति को बनाया है, जिसने सबसे खतरनाक शक्ति टाइगर जैसी चीज़ों को बनाया है, उसने इस दुनिया में कोमल जैसे लैम्प जैसी इनोसेंट चीज़ों का भी निर्माण किया है। क्या ऐसे काम दोनों के दोनों एक व्यक्ति ही कर सकता है? समझ में आ गया? तो ये आपके सामने पूरा का पूरा यूनिट सेकंड थी जिसका कंप्लीट रिवीजन करा दिया मैंने। सेंट्रल थीम आपके सामने विलियम ब्लैक की जो पोएम है द टाइगर के ऊपर। मुझे उम्मीद आपके अच्छे से समझ में आ गया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।